ठीक है बच्चों, हमें मुझे लग रहा है दिख रहा है, बताना दिख रहा है क्या? यस सर। इम्पल्स में हम लोगों ने थोड़ा सा आइडिया डिस्कस किया था, हाउ इम्पल्स इज डिफाइंड। I इज इक्वल टू एफ dt का इंटीग्रेशन, है ना। और मैं किसी से पूछा था कि ये डॉट प्रोडक्ट है या क्रॉस प्रोडक्ट, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय स्केलर क्वांटिटी, है ना अभिषेक। एंड अगर वन डायमेंशनल फोर्स है 1D, तो लास्ट क्लास हम लोगों ने बताया था कि F वर्सेस T ग्राफ दिया हुआ है, तो एरिया अंडर द कर्व FT कर्व क्या बताता है? इम्पल्स F वर्सेस T ग्राफ पर चलिए। ऑनलाइन वाले बच्चों बताना क्या दिख रहा है? सर थोड़ा जूम कर दूं? ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। दिख रहा है सर। अब क्लियर है, बड़ा भी ये एरिया देगा सिंपल, है ना। एक छोटा सा सवाल लेते हैं, देखो बॉडी ऑफ मास या ब्लॉक ऑफ मास सर उधर का नहीं दिख रहा है। वो नहीं दिख रहा है। और ये इजी सा सवाल दिया हूं, जो पेज का ब्लॉक है जिसपे फोर्स लग रहा है, जो फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ इज गिवन, व्हाट इज द इंपल्स ऑफ द फोर्स इन टाइम इंटरवल इक्वल टू 0 to 8 सेकेंड। 0 to 8 सेकेंड
थोड़ा बड़ा लिखेंगे, थोड़ा बड़ा लिखो बच्चों, तुम लोग तो लिख रहे हो। तो बहुत ही आसान सा सवाल है। एरिया नॉन जीरो। कितना आया? ये पूरा ऐसे मान सकते हैं ट्रेपेजियम में, या तो इसका एरिया लिखो फिर इसका प्लस इसका, या ट्रेपेजियम मान लो तो पैरेलल साइड का समेशन है ना, हाफ इंटू पैरेलल साइड का समेशन कितना हो गया 8 + 3 इंटू परपेंडिकुलर 20 है ना 110 व्हाट विल बी द यूनिट न्यूटन। इंपल्स का यूनिट क्या हो जाएगा न्यूटन सेकंड f इंटू टाइम। ये बहुत ही छोटा सा सवाल है, किसी को दिक्कत नहीं है इसमें, पिछले सवाल पिछले क्लास के बाद इंपल्स का डेफिनेशन इसमें क्लियर है। हम लोग डिस्कस करते हैं न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ में क्या पढ़ा था हम लोगों ने? एक्चुअल जो फॉर्मूला था न्यूटन सेकंड लॉ का वो था नेट रिजल्टेंट फोर्स Fr दैट इज इक्वल टू dt by dt। ओरिजिनल फॉर्मेट यही था न्यूटन सेकंड लॉ। अब इसको क्या करते हैं dt इज इक्वल टू Fr dt। dt का इंटीग्रेशन p फाइनल माइनस इनिशियल, इनिशियल से कुछ p पर लेकिन फाइनल से कुछ p है ना Fr dt। अब इसी को हम लोग क्या करते हैं, इसी को डिफाइन किए इंपल्स, लेकिन ये क्या है इंपल्स ऑफ कौन सा फोर्स नेट फोर्स रिजल्टेंट फोर्स। ये हो गया जिससे इंपल्स ऑफ रिजल्टेंट फोर्स, और ये क्या आ जाएगा P2 वेक्टर फाइनल माइनस इसको क्या कहेंगे Rate of change of linear momentum. लीनियर मोमेंटम। बहुत बढ़िया, चेंज इन लीनियर मोमेंटम। और ये किसके बराबर आ गया बच्चों? Net impulse on a body. ऑफ रिजल्टेंट फोर्स, या कर सकते हैं नेट इंपल्स। दैट मींस बहुत सारे फोर्सेस लगे होंगे, वो सारे का इंपल्स है ना I1 + I2 + I3 या नेट फोर्स का इंपल्स। तो जैसे कंफ्यूजन से स्टार्ट लास्ट क्लास में बताया होगा, इंपल्स का कोई डेफिनेशन पूछे तो अगर कॉलेज के टीचर पढ़ाते हैं तो बताते हैं इंपल्स का मतलब चेंज इन लीनियर मोमेंटम। इंपल्स का डेफिनेशन क्या है f dt का है। समझा? अगर फोर्स कांस्टेंट है तो सिंपली f इनटू डेल्टा डेल्टा क्या ऋषभ। लेकिन अगर हम बात करें रिजल्टेंट इंपल्स की, रिजल्टेंट फोर्स का इंपल्स, तो वो किसके बराबर आ गया? ये डेफिनेशन नहीं है इंपल्स का, ये क्या कहता है हम जो थ्योरी डेवलप किए हैं जो इंपल्स सॉरी मोमेंटम कैसे डिफाइन है उसके अकॉर्डिंग न्यूटन लॉ से। दिस इज डेफिनेशन ऑफ इंपल्स नहीं है, इंपल्स इक्वल टू चेंज मोमेंटम। क्लियर है? क्योंकि ये इंपल्स इक्वल टू चेंज मोमेंटम आता है इसका इंपल्स रिजल्टेंट फोर्स, सही है ना? बोलिए लिख लो इसको। Change linear momentum is equal to impulse of resultant force.
नेक्स्ट सवाल लेते हैं। एक ब्लॉक है, बॉल है जिसका मास 2 kg है, v नॉट इक्वल टू 15 मीटर से कोलाइड किया सरफेस को, है ना, एंड इलास्टिकली कोलाइड किया। डार्कनेस से कितनी वेलोसिटी रिबाउंड होगा? 15 15 से रिबाउंड होगा, सेम वेलोसिटी 15 मीटर। मुझे निकालना है व्हाट इज नेट इंपल्स ऑन द बॉल during collision. देखो, find net impulse imparted on the ball. मुझे याद नहीं impulse में कितना पढ़ाया था लास्ट क्लास में। सर आप ऑब्लिक कोलिजन कराने वाले थे। हाँ हाँ, ऑब्लिक कोलिजन नहीं करवाएंगे ना? ठीक, करवा देंगे। नो सर। 60 इनफैक्ट कोलिजन का impulse ही पूरा नहीं हुआ, impulse की बात है, ऑब्लिक कोलिजन का। जब नेट इंपल्स पूछ रहा हूं तो हम लोग कर सकते हैं नेट इंपल्स इक्वल टू क्या हो जाता है? चेंज इन लीनियर मोमेंटम। व्हाट इज द फाइनल लीनियर मोमेंटम? m into v नॉट किधर? पॉजिटिव डायरेक्शन। फाइनल इनिशियल m v नॉट फाइनल माइनस इनिशियल, कितना हो गया चेंज मोमेंटम? 2m v नॉट जे कैप। तो इस पे नेट इंपल्स किधर लगा है? जेकब के डायरेक्शन में। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड? 2 into 2 kg into 15 मीटर पर सेकेंड, है ना? ये आ जाएगा 60, सही लिखाऊं? यस सर। 60 न्यूटन सेकेंड। दिस इज द नेट इंपल्स। लेकिन अगर इसमें सवाल पूछ दे बच्चों, इसी का बी पार्ट लिखना। व्हाट इज impulse imparted by horizontal surface given that collision and interval is 0.04 second. Collision time interval is 0.04 second. Then g is equal to 10 meter per second square. तो कुछ सवाल देखना, यहाँ पे क्या पूछा है? नेट इंपल्स। यहाँ पे क्या पूछा है? Impulse by ground. दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है? यस। ये डिफरेंट है, डिफरेंट है।
नेट इंपल्स की बात करेंगे, मतलब सारे फोर्सेस का इंपल्स, इससे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है कोलिजन में? एक ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है, एक परसेंटेज ऑफ प्रेशर का है। बात क्लियर? कौन कौन सा फोर्स लग रहा है? ग्रेविटी का और हमने अभी नेट इंपल्स निकालना सीख किया। नेट इंपल्स हमें पता है, तो नेट इंपल्स किसका किसका इंपल्स है? m ऊपर लग रहा है और माइनस mg। दिस इज द नेट फोर्स। n माइनस mg किधर? तो नेट फोर्स इनटू dt, ये हमें पता है कितना पता है? 60 न्यूटन सेकेंड। बट अब क्या पूछ रहा है? ये क्या पूछ रहा है? n dt का इंटीग्रेशन पूछ रहा है। क्लियर? यस सर। सवाल में n dt का इंटीग्रेशन पूछ रहा है, इस सवाल में नेट इंपल्स पूछा है, लेकिन मोमेंटम के बारे में। तो बताओ क्या हम सॉल्व कर लेंगे? हम हाँ सर। n dt का इंटीग्रेशन j कैप माइनस mg dt का इंटीग्रेशन j कैप, दैट इज इक्वल टू 60 न्यूटन सेकंड j कैप, है ना? ये भी j कैप। तो n dt का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा? 60 न्यूटन सेकेंड, और ये इधर चला गया तो प्लस g का वैल्यू लेने के लिए 10, तो ये जाएगा 20, कांस्टेंट है बाहर, डेल्टा इज 0.04, कितना आ जाएगा ये? 60 न्यूटन सेकेंड प्लस 0.8, दैट मींस 60.8 न्यूटन सेकेंड। ये क्लियर? और ये समझ में आया होगा यहाँ जो इंपल्स लग रहा है उसमें किसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा है? mg का या n का? n n का। n कितना है? उसका कोई डायरेक्शन में, मतलब अगर हम कहें कि 60.8 बोला या 60 बोला तो बराबर है, मतलब टाइम इंटरवल बहुत कम है, इसलिए देखो mg जैसे फोर्स का इंपल्स क्या हो गया? बहुत कम हो गया। mg छोटा सा फोर्स है, 20 न्यूटन। टाइम इंटरवल क्या है? कम है, इनफैक्ट इससे भी कम होता है, हमने तो थोड़ा बढ़ा लिया। तो ऐसे केसेस में mg जैसे फोर्सेस को हम नेग्लेक्ट करते हैं और कहते हैं कि mg फोर्स नहीं, तो इंपल्स लगाया कौन लगाया? सिर्फ n लगाया। अगर कोई पूछे कि अगर मैं पूछूं कि ये जो n लगा वो n का वैल्यू कितना है, वैल्यू जो है वो कांस्टेंट नहीं होगा। कोलिजन्स में देखो, अगर कोलाइड करा, जब टच किया, जैसे ही टच किया उससे पहले स्मॉल फोर्स है, जैसे जैसे कंप्रेशन बढ़ते जा रहा है, जैसे जैसे डिफॉर्मेशन बढ़ते जाएगा, फोर्स बढ़ते जाएगा, है ना? और अगर हम बात करें तो हम लास्ट क्लास के लिए डिस्कस किया था ऐसा कि कोलिजन्स में जो फोर्स होता है बच्चों, टच किया फिर बढ़ रहा है, कुछ ऐसा होता है फोर्स कोलिजन, है ना? याद है कुछ ऐसा डिस्कस किया? ये एरिया जो बताता है किसी एक बॉडी का चाहिए मोमेंट, कोलिजन दो बॉडी के कोलिजन जो फोर्स है वर्सेस t। अगर पूछेगा कि इसमें जब t को नहीं बता सकते, बट एवरेज कितना फोर्स लगता है, एवरेज अगर n एवरेज पूछे, व्हाट इज n एवरेज, n एवरेज अगर पूछेगा तो क्या करेंगे? n को कांस्टेंट लेंगे, बाहर चलेंगे, n एवरेज इनटू dt का इंटीग्रेशन डेल्टा के पीछे लिखेंगे, that is equal to 60.8. So n average is equal to 60.8 upon delta is how much? 0.04. कितना आ जाएगा? 60.8 into 100 upon 4. सही था? That means 1520 Newton. सही ना? 1520 तो एवरेज फोर्स लगा है। इनफैक्ट जब हम पीक वैल्यू की बात करें तो ये उससे भी काफी ज्यादा है। और हमने ये तो टाइम टेबल थोड़ा बढ़ा दिया, इनका टाइम टेबल इससे भी छोटा है।
सो कॉलिजन में जो फोर्स लगता है वो लार्ज फोर्स लगता है और टाइम इंटरवल उसका स्मॉल होता है। तो स्मॉल टाइम इंटरवल में मोस्टली हम लोग mg जैसे फोर्सेस का कितने मैग्नीट्यूड के फोर्सेस को क्या करते हैं, नेगलेक्ट करते हैं। क्लियर? सर सर न्यूक्लियर फोर्स भी तो इम्पल्सिव फोर्स है ना? नहीं भाई, न्यूक्लियर फोर्स इंपल्सिव फोर्स नहीं है। इंपल्सिव फोर्स का मतलब बताता हूँ क्या। तो ये जनरली इंपल्सिव फोर्स बोलते हैं कि लार्ज फोर्स स्मॉल टाइम इंटरवल के लगा तो बोलते हैं इंपल्सिव। न्यूक्लियर फोर्स बहुत लार्ज फोर्स है ना, और वो हम लोग जब ओलंपिक्स पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि न्यूक्लियर फोर्स तब लगता है जब डिस्टेंस बहुत ही कम होता है, बहुत ही फेम्टोमीटर में डिस्टेंस। फेम्टोमीटर का मतलब समझते हो? 10 पावर -15। इससे या इससे कम रेंज डिस्टेंस रहेगा तभी वो फोर्स होगा, अदरवाइज वो फोर्स नेग्लिजिबल होगा। अगर कोई कहा जाए व्हाट इज द न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन या टू न्यूट्रॉन, अगर ये 1 एंगस्ट्रॉम से डिस्टेंस पे है तो क्या होगा, नेग्लिजिबल, जीरो होगा। लेकिन कूलम्ब फोर्स जीरो नहीं होगा अगर दो प्रोटॉन के पास। ये सब चीजें अभी पढ़ने की जरूरत नहीं, ये सब हम बात करेंगे। इसको मिटा दूं? अब इंपल्स पढ़ा तो इंपल्स एक बार कंप्लीट ही कर लेते हैं, फिर थोड़ी स्टार्ट करेंगे। तो ये स्ट्रिंग है और अभी लूज रखा हुआ है ना, और एक ब्लॉक रेस्ट में है और इस ब्लॉक को दे दिया बिना ब्लॉक। क्या होगा, जैसे से मूव करेगा एक समय स्ट्रिंग टाइट होगा। मुझे निकालना है when a string becomes tight, just after that what will be the velocity of the block. लिखो, find velocity of A just after string becomes सर वो स्मूथ सरफेस है ना? निकालिए। कैसे निकालें, क्या करना है?
देखो इसको करने का तरीका एक तो मोमेंटम कंजर्वेशन, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, इसको और इसको क्या मान लो सिस्टम। ये गर्मी लग रही है क्या? थोड़ा सा विंडो खोल दो, थोड़ा सा बस ज्यादा उसको हाँ ठीक है वो ठीक है इसी चल रहा है। कौन सा ऑफ हो जाएगा इसी का इसको हो जाएगा। चलो तो पहला हम लोग क्या डिस्कस करते हैं, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, इन दोनों को एक सिस्टम मान लेते हैं। तो ये स्ट्रिंग का फोर्स क्या हो जाएगा इंटरनल, व्हाट इज इनिशियल लीनियर मोमेंटम mv नॉट, और बाद में जब स्ट्रिंग टाइट हो जाए बच्चों तो लेट्स ये अगर v से जा रहा है इसका मतलब क्या v से ज्यादा हो सकता है v से कम हो सकता है क्या? कम होगा, अगर कम होगा तो ये स्ट्रिंग ब्रेक नहीं कर जाएगा, स्ट्रिंग का लेंथ तो कांस्टेंट है, तो क्या होगा बाद में दोनों का वेलोसिटी सेम हो जाएगा, कांस्टेंट है दोनों का वेलोसिटी सेम हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये फाइनल लीनियर मोमेंटम। तो एक ही सेकंड में आ गया, क्या आ गया v इक्वल टू v नॉट बाय लीनियर मोमेंटम। क्लियर? तो पहला सवाल हो गया, दूसरा सवाल लिखो, फाइंड impulse imparted by a string on block A. तो ब्लॉक में फोर्स कौन सा लग रहा है, एक लग रहा है इधर mg, एक लग रहा है इधर n, ये तो इंपल्स पास करने जा रहा है, इधर कोई मोमेंटम चेंज नहीं हो रहा है, इसका नेट इंपल्स 0 रहेगा, माइनस कर लेगा इधर बचा t कितना लगा इधर, हम लोग कहेंगे एक ही इंपल्स लगा t है ना, t dt का इंटीग्रेशन में इधर t माइनस लेकर that is equal to impulse equal to क्या होता है, ये नेट इंपल्स है ना, mg और n एक दूसरे को बैलेंस कर लेगा, फिर बचा कौन सा t, नेट इंपल्स इक्वल टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम, व्हाट इज फाइनल लीनियर मोमेंटम निकाल चुके हैं, mv नॉट बाय इधर क्योंकि ये देख के माइनस है, माइनस 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 इनिशियल कितना है, तो इसको देखो कितना निकलेगा बच्चों 2mv नॉट बाय t, और क्या अपने साइड में क्या माइनस साइड है सेम साइड है, तो t dt का इंटीग्रेशन में पूछा जाए तो आ गया 2mv नॉट बाय t माइनस i कैप, सेकेंडली ये माइनस i कैप में है, और मैग्नीट्यूड कितना है लीनियर मोमेंटम इंपल्स का 2mv नॉट बाय, अगर इस पर निकालने के लिए कहा जाए व्हाट इज द इंपल्स ऑफ द स्ट्रिंग ऑन 2m ब्लॉक t dt इधर 2mv naught by 3. that is equal to change लीनियर मोमेंटम, फाइनल कितना है 2m into v नॉट बाय 3, इनिशियल कितना है 0, सही है, 2m into v नॉट बाय 3 into v नॉट बाय 3 into 2m into v नॉट बाय 3 into 2m into v नॉट बाय 3 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 into v नॉट बाय
अब बताओ स्ट्रिंग का जो इंपल्स है, स्ट्रिंग का इंपल्स जितना इस पे है उतना ही इस पे है, बट डायरेक्शन डिफरेंट। अगर पूछा जाए स्ट्रिंग का नेक्स्ट इंपल्स सिस्टम पे कितना है, क्योंकि ये क्या हो जाएगा सिस्टम के लिए इंटरनल फोर्स हो जाएगा, इसलिए नेट इंपल्स 0, इसलिए सिस्टम का लिनियर मोमेंटम चेंज। लेकिन यही स्ट्रिंग इस ब्लॉक का मोमेंटम चेंज करेगा, यही स्ट्रिंग का फोर्स इस ब्लॉक का मोमेंटम चेंज करेगा। क्लियर? लेकिन सिस्टम का मोमेंटम चेंज नहीं। और ये हमें देखिए ये सवाल जब हमने सॉल्व किया, पहला सवाल ए पार्ट वो हमने सॉल्व किया लीनियर मोमेंटम मेजरेशन। इसी सवाल को हम सॉल्व कर सकते थे इंपल्स के कॉन्सेप्ट, लेकिन वो थोड़ा बड़ा तो इसे तो डिफिकल्ट सवाल करवा रहे हो, मतलब आसानी से सॉल्व हो गया यही क्या। देखिए इसी सवाल को जो पहला सवाल है मोमेंटम में जैसे से एक लाइन में आ गया, लेकिन इंपल्स से सॉल्व करने थोड़ा सा दो लाइन लिखना पड़ेगा, तीन लाइन लिखना पड़ेगा। तो इससे हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे इंपल्स वाले मेथड। जब स्ट्रिंग टाइम हो गया इसका वेलोसिटी लेट v, इसका वेलोसिटी v, इससे लिखा है क्वेश्चन। फिर से वही t का इंटीग्रेशन किधर हुआ, अभी मुझे नहीं पता था कि v कितना है, v अननोन है, इसको भूल जाओ। फाइनली mv I cap initial is माइनस इसका v नॉट था ना, mv नॉट दोनों आई कैप ना, यहाँ पे माइनस आएगा। तो अब इस प्रोसेस की पीडीटी का इंटीग्रेशन से माइनस आएगा, तो दो क्या हो जाएगा mv नॉट माइनस mv। क्या ये इक्वेशन 1 लिख सकते हैं? इसको ऐसे लिख सकते हैं, अब इस ब्लॉक में लिखते हैं, इसमें किधर है, अभी लोग ध्यान नहीं दे रहे, मुझे क्या है कुछ अच्छा सा आवाज सुनाई दे जाती है। अब डिस्कस करते हैं पीडीटी का इंटीग्रेशन किसके लिए, बी के लिए और बी ब्लॉक है ना। क्या इक्वेशन लिखोगे 2m into b किधर आई कैप, ये भी तो देखो दोनों तरफ आई कैप है तो सिंपली लिख सकते हैं पीडीटी का इंटीग्रेशन दैट इज इक्वल टू 2m into b। ये सेकंड इक्वेशन। अभी मुझे लग रहा है तुम लोग समझ में नहीं आएगा, ये पहला इक्वेशन और दूसरा इक्वेशन, ये भी पीडीटी ये भी पीडीटी का इंटीग्रेशन है ना। तो दिस इक्वल टू दिस क्या लिखेंगे mv नॉट माइनस mv दैट इज इक्वल टू 2mv। इसको इधर लेके निकालो तो 20 कर दो, कितना आ गया 0। तो देखो कितने इक्वेशन लिखने पड़ेंगे, 1 2 फिर दोनों को सॉल्व किया फिर लिया। ये कैसे सॉल्व किया बाहर मिल जाएगा सिंपल। अब मोमेंटम पे जब इससे लगाया तो एक ही लाइन में आ गया, ये लग रहा है बहुत ही आसान है ना, बहुत जगह आसान है, लेकिन कभी कभी इसकी जरूरत पड़ जाती है।
तो ये लिखने आना चाहिए, समझ में आया? जब कभी टफ सवाल होता है ना तो इम्पल्स से सॉल्व होता है, और उसका मैं एग्जांपल भी लेता हूँ। कोई हम एक्टिविटी कर सकते हैं, मतलब अभी हमें लगता है कि बड़े स्टेटमेंट्स तो वो फर्स्ट इक्वेशन है और वो बड़ी इक्वेशन को ऐड करते हैं, तो वही क्या है, वही ना net impulse to a system, net impulse was a momentum conservation. हाँ लिखना है, दूसरा वाला लिखना है, अल्टरनेट लिखना है। एक सवाल करवाऊंगा, एक बहुत बेहतरीन सवाल करवाऊंगा। ऑनलाइन में कितने लोग चैट बॉक्स करेंगे, चैट बॉक्स में ये तो समझ के y is equal तो मैं आज वो लाना हूँ यूट्यूब निकाल दो। तो एक बहुत ही बेहतरीन सवाल है, और ये है HCV का लास्ट सॉल्व एग्जाम्पल। हर क्लास में ये सवाल तो करना है। एम मार्क्स का ब्लॉक और एक एम मार्क्स का ऐसे पैन बना हुआ है, इसके नीचे बेस एरिया कुछ है और ऐसे रखा हुआ है, तो ये ऐसा कुछ है। तो ये स्ट्रिंग भी ऐसे है, एक बेस पैन है, ऐसे सरफेस, और एक ब्लॉक है एम मार्क्स का जो बी नॉट वेलोसिटी से इसको हिट किया। This is a sticky mass, it is chewing carbon in a picture. After collision with pan, इसके साथ चिपक जाता है। That means ये after collision ये दोनों साथ साथ मूव करेंगे, है ना? So let's after collision you start moving with velocity v downward. तो गेस कर सकता है कि ये कितने वेलोसिटी से मूव करेगा? अगर ये v से जाना शुरू किया और ये स्ट्रिंग जो है वो चाइना माल है, वो टूटेगा नहीं, तो क्या होगा? बाकी सब टूट जाता है, स्ट्रिंग नहीं टूटता है। अभी खत्म हुआ है तुम लोग, तो ये कितना से जाएगा? v से जाएगा, है ना? लेट ऑफ टेस्टिंग इमेज। तो अब बच्चों को बताना है कि बताओ ये v वेलोसिटी क्या है, ठीक है? कुछ बच्चे बहुत स्मार्ट बच्चे होते हैं, वो बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है? तो तुम लोग बताना कि उसमें क्या मिस्टेक है, तो कुछ मिस्टेक है या नहीं। मैं इस करता हूँ, तुम लोग इधर से सॉल्व कर, ठीक है? पहला स्टेटमेंट from linear momentum conservation, ठीक है ना? No. Linear momentum is mv naught, फाइनल मोमेंटम इसका मास कितना हो जाएगा? m और m, तो
2m into v और इसका भी m into v तो हो गया कि अभी कोई कुछ नहीं बोलेगा, जिसके मन में जो आए वो बस बन जाएगा, तो बताएगा m into v v इक्वल टू आ जाएगा m v naught upon tm that is equal to v naught by 3 and this is correct answer. This is correct answer. Answer correct. देखोगे आगे क्या मेथड करेक्ट है? मेथड गलत है सर। Is there any mistakes? यस सर, मेथड गलत है। मेथड गलत है। यज्ञेश बोल रहा है समर्थ। समझ और समझ तुम्हें घर से मिल गया तो नाटक में भी आ जाओगे। सर आपका आवाज नहीं आ रहा है ठीक से, फिर से बोलो। दर्शन दे दो कभी आता है, सब लोग इंतजार करें। समझ कहाँ है, समझ है तो फेमस हो गया है। रोशन खोज जाएगा। चलो तो लोग बताओ बच्चों क्या होगा, कुछ मिस्टेक्स है क्या? सर लीनियर मोमेंटम कंजर्व नहीं होगा। सर लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन हम सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट पे लगाते हैं, ज्यादा ऑब्जेक्ट है जो स्ट्रिंग से बने हैं। नहीं लीनियर मोमेंटम तो 2 3 4 जितनी हो कर सकते हैं। मतलब फिर वो जब कोलाइड होता है तो वो एक ही ऑब्जेक्ट पे लगता है ना, वो लीनियर मोमेंटम। यहाँ पे हमने दो ऑब्जेक्ट को ये सिस्टम से ले लिया। पिछले में तो 2 ऑब्जेक्ट का स्ट्रिंग से सर mg का फोर्स आ जाएगा, इसकी वजह से नहीं होगा। अच्छा लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन जब हम लोग लगाते हैं तो सबसे पहला क्या होता है कंडीशन, सिस्टम पे नेट फोर्स 0 एक्सटर्नल। तो हम सिस्टम किसको ले रहे हैं? 1 2 पार्टिकल 3 स्ट्रिंग को सिस्टम लिया क्या? लेकिन पिछले केस में तो होगा, पिछले केस में तो ले लिया था। अगर अभी मैं बात करूं कि स्ट्रिंग को सिस्टम नहीं लेता हूं, सपोज दिस इज आवर सिस्टम और इसमें mg फोर्स तो भी लग रहा है, जस्ट बिफोर आपने कोलिजन mg का फोर्स लग रहा है, बट वो तो क्या है नेग्लिजिबल, उसको कंसीडर नहीं करेंगे। तो देखो कितना फोर्स लग रहा है, देखो ये टेंशन का फोर्स, ये टेंशन का फोर्स, इस सिस्टम को लिए ये टेंशन का फोर्स एक्सटर्नल फोर्स, और क्या ये टेंशन mg के बराबर होगा या टेंशन बहुत लार्ज होगा, ये मैं डिस्कस करूंगा। स्ट्रिंग का टेंशन जो होगा और बहुत लार्ज होगा, स्मॉल टाइम के लिए लेकिन बहुत ही लार्ज, इसको नेग्लेक्ट नहीं करना। मैं कह रहा था आप स्ट्रिंग को काम करो, स्ट्रिंग को भी सिस्टम का पार्ट मान लो, मतलब ये और स्ट्रिंग इज आल्सो तो ये इंटरनेट हो जाएगा ना। अब बताना है पूली की बात करते हैं, पूली तो सिस्टम का पार्ट नहीं है अभी। अब बताओ जब स्ट्रिंग पूली को ऐसे पुल किया होगा तो पूली छोड़ दिया होगा क्या? पूली नहीं। कहाँ लगा होगा स्ट्रिंग पे? पूली किधर फोर्स लगा होगा? अगर स्ट्रिंग लार्ज फोर्स लगा है तो पूली भी लार्ज लगा होगा, है ना, इक्वल इक्वल। तो बताओ अगर हम स्ट्रिंग को भी पार्ट ले लिए तो स्ट्रिंग पे एक्सटर्नल फोर्स लग गया, कौन लगाया? अगर सर पुली को भी पार्ट मान लो सिस्टम, अगर पुली को भी सिस्टम का पार्ट मान लिए, ये देखो ये सरफेस फिक्स सरफेस है, हिंट विल अप्लाई फोर्स, दैट मींस हम बात पे आते हैं कि जब हम सिस्टम ले रहे हैं तो सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स 0 एक्सटर्नल फोर्स स्मॉल भी नहीं, देयर आर एक्सटर्नल फोर्स। तो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन सिस्टम का लगाना क्या हो जाएगा? लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं लगा सकते। अब ऋषभ सोच रहा है कि नहीं लगा सकते, लेकिन आंसर कैसे सही है? आंसर कैसे सही है? ठीक है ना, अगर एक ही गलती करते ना तो आंसर सही नहीं आता, गलत आता। देखिए और कुछ मिस्टेक किए हैं क्या, चेक करो तुम क्या मिस्टेक किए।
एनीवन? अगर मैं मोमेंटम कंजर्वेशन लिखा है, मोमेंटम कंजर्वेशन लीनियर मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है स्केलर, कुछ बताओ वेक्टर आशीषा, हाँ कोई लीनियर मोमेंटम वेक्टर या स्केलर है? वेक्टर यार उधर सब लोग बोल रहे हैं, तुम लोग सामने सामने कुछ नहीं बोल रहे हो। वेक्टर क्वांटिटी है। अब बेटा यहाँ पे तो इसलिए पूरे इनटू v डाउनवर्ड था, आपने डायरेक्ट नहीं लिखी। और हमने क्या लिखा, दोनों को साइन प्लस ही लिख दिया है। इज इट करेक्ट? हमने इसको तो कैसा क्लिक कर लिया, स्केलर से क्लिक कर लिया, तो गलत है। लीनियर मोमेंटम ऐसे नहीं, समझ में आ रहा है? तो पहली बार तुमने अगर मान लो घर पे सॉल्व कर रहे हो, आराम से सॉल्व कर लिए, दो गलतियां की, ये वाला गलती की और ये भी गलती की। मिस्टेक करो तो दो करो कम से कम। ये दो मिस्टेक के कारण फाइनल आंसर क्या गया, लेकिन एग्जाम में तुम्हारा हो सकता है थोड़ा सा दिमाग की बत्ती खुल जाए ना, मेंटोस काट जाए, तो उस केस में क्या होगा, वहां पे यार मोमेंटम तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहाँ क्या कर दोगे और आंसर क्या जाएगा 20 कर दो 3 और मार्क्स कितने आ जाएंगे 0। घर पे तो ठीक ही समझ करते हैं, घर पे तो पूरी मार्क्स आते हैं एग्जाम में, कम आ जाते हैं। तो क्या है यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक का, इसलिए दो मिस्टेक कारण क्या हो गया आंसर सही है। तो बच्चों ध्यान रखना, करो तो दो मिस्टेक अदरवाइज तो क्लियर बात है। लेकिन अब आगे चलिए सॉल्व कैसे करें, सॉल्व कैसे करें, व्हाट विल बी द करेक्ट मेथड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, लिखो करेक्ट मेथड, ये भी लिख लेना है करेक्ट मेथड। लेकिन एग्जाम में बच्चा पता चल गया कि दो मिस्टेक करने पे सही आता है, तो एग्जाम में भी ऐसे ही कर लेना, ऑब्जेक्टिव रह जाएगा। आगे समझ में ये कर लेना, लेकिन ध्यान से रखना दो मिस्टेक कर रहे हैं और फाइनल आंसर करेक्ट। अब ले रहा हूं मैं करेक्ट मेथड क्या करना है। करेक्ट मेथड बच्चों ऐसे जो बना रहा हूं ना, ये बच्चों पैन ऐसा नहीं कि सरफेस पे कोलाइड नहीं हो रहा, कोलिजन कहां हो रहा है, यहां हो रहा है, ठीक है ना। ये बॉल ऐसे आया और यहां पे कोलाइड, नॉट पैन, ये v0 से कोलाइड हो गया, ठीक है। एक्चुअली में देखो तो एक पेज में सॉल्व किया बहुत बड़ा, कभी-कभी तो मैं जब क्लास में लेता हूं, रिवीजन क्लास में जाता हूं, जब बच्चे जब कुछ पढ़ लिए हैं, फिर डाउट सेशन या रिवाइज करने के लिए थोड़ा अच्छा सा कांसेप्ट रिस्पॉन्ड करने के लिए जाता हूं क्लास में, तो मेरा एक्सपीरियंस है कि जब सब बात लेते हैं ना, बच्चे बहुत क्विकली आंसर देते हैं, वही मेथड दो गलत, लेकिन उनको पता नहीं रहता। फिर कभी कुछ बच्चे तो ऐसे बोलते हैं सर अच्छी बात है, बहुत बड़ा दिया सॉल्व, एक पेज में लगा, एक लाइन में आंसर होता है, अच्छी बात है एक पेज में सॉल्व किया। तो तुम लोग जाके एक बार जरूर तुम लोग पढ़ना उसको, मैं भी यहाँ बता रहा हूँ। अच्छी बात है, इनफैक्ट एक स्कॉलर फील्ड किया, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा शॉर्टकट में कर देता हूँ, बट कोई मिस्टेक नहीं होगा। लेट्स दिस टेक एक सिस्टम ये होगा, एक सिस्टम तीनों को एक साथ मैंने ले लिया, इसको एक साथ ले, अब बताओ इसको एक साथ ले लिया तो ये इससे पैन पे जो फोर्स लगाएगा दैट विल बी इंटरनल हो जाएगा, और इस पे ग्रेविटी का जो फोर्स लग रहा है वो तो क्या है नेग्लिजिबल, अभी हमने प्रूव किया है। तो बचा कौन सा फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स कौन सा है, टेंशन का इंपल्स, टेंशन किधर लग रहा है, एक बॉल एंड पैन एज ए सिस्टम। लिखो तुम लोग साथ में लिखो सर। हाँ बोलो सर वो ग्रेविटी का फोर्स को आपने नेग्लेक्ट क्यों किया, वो नहीं समझा। आज पहला सवाल लिया था ना, इसलिए लिया था कि जहाँ पे ग्रेविटी का फोर्स जो होता है वो mg 20 न्यूटन 30 न्यूटन के रेंज में होता है, जबकि जब कोलिजन में जो फोर्स लगते हैं उसका वैल्यू बहुत ज्यादा होता है।
और कोलिजन का जो टाइम टेबल होता है बहुत ही स्मॉल। तो mg जैसे फोर्स का इंपल्स नेग्लिजिबल होता है दैट टाइम इंटरवल, कोलिजन के टाइम इंटरवल। और जब हम सवाल अभी कर रहे हैं हम पूछ रहे हैं कि जस्ट आफ्टर कोलिजन और जस्ट बिफोर कोलिजन की बात करें, दैट मींस टाइम इंटरवल इज वेरी स्मॉल। तो mg जैसे फोर्स को नेग्लेक्ट करें। EDT किधर लग रहा है बच्चों? ऊपर j कैप, that is equal to फाइनल। मान लो कि ये 20 से जा रहा है नीचे और ये जा रहा है 20 से ऊपर, कंस्टेंट के कारण। तो इसका हो जाएगा मास 2m into v, किधर लिखूं? माइनस m v नॉट, फिर से माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। t dt का इंटीग्रेशन j कैप इज इक्वल टू, इसको सॉल्व कर लो, जेकब जेकब हटा सकते हो दोनों तरफ जेकब है, तो t dt का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू m v नॉट माइनस 2m v, इक्वेशन 1। अब सबको समझ में आ रहा है अब किसके लिए लिखना है इक्वेशन? ये ब्लॉक के लिए, इसका भी मास नहीं था। ये तो बहुत ही सिंपल सा है। टी dt कितना लगेगा इसके लिए? ऊपर, दैट इज इक्वल टू क्या लिखें? MVJ कैप। mvj कैप, इनिशियल कितना है? 0। तो t dt इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? दोनों तरफ j कैप है, m into v, दिस इज इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 and 2, form 1 and 2। t dt का इंटीग्रेशन ये है और यहाँ से t dt का इंटीग्रेशन ये है, m v naught minus 2m v, this is equal to m into v, इसको इधर लेके आ जाओ, v is equal to v naught by 3। तो यही चीज आया और तुमने तो बहुत आसानी से कर दिया, पर तुम्हें इतना नंबर लेते हैं। तो दिस इज करेक्ट मेथड। क्या आंसर? आवाज कम है। देखो ऐसा सवाल और कैसे आ सकते हैं, एक और सवाल लेते हैं, देखते हैं तुम लोग कर पाते हो कि नहीं। मान लो मैंने टेस्ट में पूछ दिया, इस संडे को टेस्ट करते हैं, टेस्ट से आ गया सेंट्रल मार्क्स है, कंप्लीट लागू है, कंप्लीट लागू है, क्या बात है? कंप्लीट तुमने कोशिश ये किया हो बनाने का डायग्राम, एक 2m मार्क्स है और सपोज ये m मार्क्स, एंड ये यहाँ पे रेस्ट में था,
ये 12 मार्क्स एक्सेस पे रखा हुआ है, मार्क्स हैंग कर रहा है, बट दूसरा भी एच पकड़ा है यहाँ पे और इसको एच हाइट लेके चला, ठीक है। जिस समय स्ट्रिंग टाइप था उससे क्या किया, एच हाइट ले गया, स्ट्रिंग क्या हो गया, लूज हो गया। अब इसलिए यहाँ से इसको छोड़ लिखो, फाइंड वेलोसिटी with this twin block will leave the contact ये छोड़ेगा सरफेस या नहीं छोड़ेगा, ये देखना है। अब इसमें जो मास में कहा ये पूरे मास को छोड़ के करवाएगा, ये कर सकता है। तो अगर हमने जस्ट छोड़ा तो स्टार्ट में क्या होगा, एम ब्लॉक कैसा मोशन होगा, एम ब्लॉक का फ्री फॉल। तो जब तक स्प्रिंग टाइट नहीं तब तक ये फ्री फॉल करते हुए जिस समय just before a string becomes tight, what is the velocity? ऑनलाइन वाले बच्चों समझ में आ रहा है क्या ये? हाँ सर। ठीक है। Just before a string becomes tight, velocity will be root 2gh, और string tight हो गया तो क्या velocity? तो मान लो कि जस्ट आफ्टर स्ट्रिंग बिकम्स टाइट, इसका वेलोसिटी v, तो इसका वेलोसिटी v। तो क्या करें, कैसे निकालेंगे? एक दो मिस्टेक कर देते हैं ना, दो मिस्टेक। तो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन है ना, ये चुपके से कर लेना कोने में। क्या करोगे, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन m into v naught a सब, और बाद में कितना हो जाएगा mv और 2mv, कितना मान कितना भी वही दे दिया तो v 3v, तो v कितना आ जाएगा, तो किस वेलोसिटी से ऊपर जाना शुरू करेगा, v इक्वल टू v naught बाय रूट 2gh बाय, समझ में आया क्या? डबल मिस्टेक से एक लाइन में इसका, तो ये आंसर है। लेकिन करेक्ट मेथड क्या होगा तो बता ही दिया, टेंशन का इंपल्स लिखो, टेंशन का इंपल्स लिखो और फिर इक्वेट करो, यही आने वाला है। लेकिन अब तुमने सीख लिया तो डायरेक्टली इसको बताना नहीं, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, ठीक है। तो डायरेक्टली आंसर बता दिया बच्चों, लेकिन इसमें मैं एक स्टेप और आगे बढ़ जाएगा, तुम्हें दिख रहा है समीक्षा? अब मैं सवाल इसमें पूछूंगा, यही तक नहीं, ये तो बता ही दिया, मैं पूछूंगा ट्विन ब्लॉक सरफेस से कितना मैक्सिमम हाइट राइज करेगा, दैट्स दैट लिखो बी पार्ट। अंकित कहां तक क्लियर, कैसे आएगा b by 3 b naught by 3 कैसे आएगा क्लियर? x by 9 कैसे आया, क्या नाम है तुम्हारा? अरे हाँ मतलब हर्षवर्धन है, पढ़ने वाला भी क्लास के लिए। मेरा पहला क्लास हो रहा है जेबी में, एक क्लास होती है ऑफलाइन। अच्छा कल क्या हर्षवर्धन? चलो मुझे निकालना है मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द ट्विन ब्लॉक। हर्षवर्धन मुझे लगता है थोड़ा सा जल्दीबाजी करना है, इस बार नहीं करेक्ट आंसर है क्या? तो कहीं बीएस रिवर्स का मैं कितने लगा दिया? लेकिन एक्सटेंशन कितना है?
क्या ये ट्रिपल है क्या? अभिषेक ने क्या नाम? अजिंक्य। हाँ अजिंक्य जाना। क्या ये फ्री फॉर्म नहीं दिख रहा है? वर्क एनर्जी जरूर लगेगा ना। अब बताओ ये ब्लॉक 12 वाले इधर से जा रहे हैं कितना √2gh/3 से, और ये ब्लॉक भी जाना है उसी वेलोसिटी से √2gh/4 है ना? तो इसका एक्सेशन क्या होगा? ये तो डिस्टेंस आ गया, ये दूर ब्लॉक कंटिन्यूअस ब्लॉक, इसका एक्सेशन किधर होगा? नीचे ना, एक्सेशन विल बी इसका एक्सेशन इसका ऊपर ये अगर नीचे एक्सेशन करेगा तो ऊपर एक्सेशन, और ये एक निकालने आप चाहते तो वेलोसिटी छोड़ दो। अगर ये सिस्टम है इसे हैंग कर रहा है पुलिस से तो कितना एक्सेशन होता है? शॉर्टकट तो बताया होगा। ये देखो ये 2 मार्क है, ये मार्क, तो ऐसे आता था एक्सेशन याद है? a इक्वल टू आता था m1 माइनस m2 डिवाइड बाय ये आया था, और साइड में कभी शॉर्टकट कहते हैं 2mg चाह रहा है कि नीचे आ, और ये mg चाह रहा है ये नीचे आ, तो इफेक्टिव ड्राइविंग फोर्स कितना हो जाएगा? 2mg माइनस mg डिवाइड बाय दोनों एक्सेप्ट कर रहा है 2m प्लस m, दिस इज द एक्सेशन। तो जैसे कितना आ जाएगा बच्चों यहाँ से g/3। अब बताना इसका वेलोसिटी है इनिशियल इधर, एक्सेशन है नीचे व्हिच इज g/3, तो हम लोग लगाते हैं g² माइनस t² इक्वल टू 2as। तो ये इधर दिख रहा होगा बच्चों को, राइट साइड वाला दिखाई नहीं दे रहा। नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं, इधर दिख रहा है पूरा, ये वाला दिख रहा है। ये तो देखने की जरूरत भी नहीं थी, वो तो ऐसे ही बता रहा था। ये जो एक्सप्रेशन है ना वो आ जाता है g/3, तो अप्लाइंग b² माइनस u² इक्वल टू 2as, x पूछ रहा हूं मैं, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी क्या है? u² 2gh/9 दैट इज इक्वल टू 2 a इक्वल टू g/3 आया s, तो ये 2g गया, s इक्वल टू कितना आया? h/, ये h/3 डिस्टेंस जाकर के मोमेंटली रेस्ट में आएगा और फिर नीचे आएगा। तो बताओ ये थोड़ा सवाल बन गया ना? ऐसे रखा हुआ ऐसे छोड़ दिया, पूछेगा मैक्सिमम हाइट कितना है? सर एक मिनट सर। आज बच्चों हम लोग ऑब्लिक ओरिएंटेड स्टार्ट कर देते हैं। ऑब्लिक ओरिएंटेड में समझना ये अगर जेई में पूछा जाता है तो तब सवाल जो बनता है वो ऑब्लिक ओरिएंटेड से बनता है। ऑब्लिक कोलिजन क्या कर सकते हैं? 2D या 3D कोलिजन है ना, 2D कोलिजन। ये दो ब्लॉक है, उसको जब लेना हो मैं आइडेंटिकल दो स्फीयर है, ये डिस्क है और ये टूल सर्फेस पे रखा हुआ, तो दोनों का सेंटर ज्वाइन कर दो तो ये लाइन बन रहा है, और इसका वेलोसिटी अभी इधर ही और द टाइम मेक सपोज ये रेस्ट में समझने के लिए करो। वैसे कोलाइड किया तो ये इस पे किधर फोर्स लगाएगा? नॉर्मल के लो, कॉमन नॉर्मल के लो, तो कॉमन नॉर्मल किधर से पास करेगा? ये जो फोर्स लगाएगा ये इधर सेंटर से पास करेगा, ये भी इधर लगाएगा,
तो मान लो ये रेस्ट में था, ये तो फोर्स लगाया और इधर लगाया, तो ये आफ्टर कोलिजन इस डायरेक्शन में मूव करेगा, इसका भी कुछ मोमेंटम चेंज होगा, and the motion will remain confined in one direction along one line. देखिए इमेजिन करो, यही ब्लॉक जा रहा है v वेलोसिटी, यही थोड़ा सा इसको थोड़ा नीचे करो, थोड़ा नीचे, इसका सेंटर यहाँ है, ठीक है। अब बताओ ये ऐसे जाते जाते यहाँ पे टच किया, अब बताइए किधर फोर्स लगाएगा बच्चों, वेलोसिटी का इधर है, दोनों के सेंटर की लाइन ज्वाइनिंग, इधर लगाएगा फोर्स, तो ये रेस्ट में था। अब बताओ ये ऐसे ही जा रहा है, v वेलोसिटी जा रहा है, अब इसका मोशन किधर होगा, इसको थोड़ा और नीचे रख दो, थोड़ा और नीचे, इसका सेंटर थोड़ा और नीचे, ये लाइन ज्वाइनिंग ये हो जाएगा, थोड़ा और इधर जाएगा, दैट मींस ये किस ओरिएंटेशन में है, जिस तरह कोलाइड करा, दोनों का सेंटर का जो लाइन है वो इनिशियल वेलोसिटी के डायरेक्शन से कितने एंगल पे है, इस पे डिपेंड करेगा कि ये ब्लॉक किधर जा रहा है। समझना, दैट मींस मैं ये चीज समझाना चाह रहा हूं कि जब ब्लॉक कोलाइड करा, एक लाइन पे मोशन नहीं है, 2D होगा, तो वो कैसा ओरिएंटेशन है उस पे बहुत सारे फैक्टर डिपेंड करेंगे, इधर जाना, ठीक है, ये क्लियर हुआ, तो हम बात करते हैं। ये सिर्फ रियलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है और उसका एप्लीकेशन अभी है। एक ब्लॉक एलेक्स की v1 वेलोसिटी जा रहा है, दूसरा ब्लॉक एलेक्स v2 वेलोसिटी जा रहा है। अभी स्टार्टिंग में मैंने मान लिया कि दोनों का डायरेक्शन एक ही लाइन पे है, पर आफ्टर कोलिजन इसका मोशन सपोज एक लाइन पे नहीं रहा, एक सपोज जा v1 डैश से इधर, दूसरा ब्लॉक चला गया v2 डैश से इधर, 2D में गया है, या फिर इनिशियल एक्शन मोशन से थीटा का एंगल पे गया है, ये सपोज थीटा के एंगल पे गया है, मोशन इज इन प्लेन 2D होगा। हम लोग क्या क्या इक्वेशंस लिख सकते हैं, लेट्स टॉक अबाउट इलास्टिक कोलिजन, ये लिखो, ये डायग्राम ड्रॉ करो। और इसको कोलाइडिंग बॉडी को हमने ले लिया सिस्टम, जो फोर्स लग रहा है वो इंटरनल फोर्सेज है, एक्सटर्नल नहीं है, मोमेंटम विल रिमेन कंजर्व्ड, मोमेंटम विल रिमेन कंजर्व्ड इन ऑल डायरेक्शन। क्या करोगे तुम लोग, एक इक्वेशंस लिखोगे, लेट्स मोमेंटम कंजर्वेशन अलोंग एक्स एक्सिस, मोमेंटम कंजर्वेशन अलोंग एक्स एक्सिस, है ना, इनिशियल इधर मोमेंटम एक्स एक्सिस पे लिखे, फाइनल लिख लिया इधर, एक इक्वेशन आ जाए। दूसरा इक्वेशन, बॉडी पे तो नेट फोर्स इधर इज इक्वल, मोमेंटम विल रिमेन कंजर्व्ड इन दिस डायरेक्शन आल्सो, सिस्टम का एक इक्वेशन लिखेंगे, मोमेंटम कंजर्वेशन अलोंग y एक्सिस, मोमेंटम कंजर्वेशन अलोंग y एक्सिस, दो इक्वेशन आ गए। और कुछ लिख सकते हैं क्या, इलास्टिक कोलिजन, और क्या होता है इलास्टिक, उसको बताया था इलास्टिक कोलिजन और क्या होता है, एनर्जी के टर्म में काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी होता है ना। तीसरा इक्वेशन आएगा काइनेटिक एनर्जी बिफोर इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी
आफ्टर कोलिजन एनर्जी कंजर्वेशन, तीन इक्वेशन। और कोई क्या कर और कुछ इक्वेशन देखते हैं। हमारे पास वेरिएबल कितना है तो मैं समझा रहा, मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चों को नहीं समझ में आएगा, वो भी बाद में समझ में आएगा। ये दिया रहेगा, ये दिया रहेगा, हो सकता है एंगल पे भी नहीं है ना। अननोन क्या है? v1 डैश, v2 डैश, θ1, कितनी अननोन है? अच्छा, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, लोग पता है। चार वेरिएबल, चार अननोन, तो हमें क्या चाहिए? फोर इक्वेशन, तभी सॉल्व करेगा, सॉल्व नहीं होगा। हमने कितने इक्वेशंस लिखे हैं? वी आर लर्निंग वन इक्वेशन, और मुझे कोई आइडिया नहीं दिख रहा है कि कोई और इक्वेशन है। तो अगर सिंपली दे दे कि दो बॉडी है और वो मूव कर रहा है, उसका इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ, कोलाइड किया, ऑब्लिक कोलिजन हुआ है, 2D मोशन में जाएगा, अगर होगा कोलिजन के बाद, तो आफ्टर कोलिजन क्या वेलोसिटी होगा? वी आर नॉट एबल टू सॉल्व नहीं कर पाएंगे, बिकॉज वी नीड वन मोर इन्फॉर्मेशन। बिकॉज हम जो लिखेंगे इक्वेशन ये नहीं लिख पाएंगे, एक इक्वेशन हमारे पास लैग करेगा, और वो क्यों लैग करेगा वो बताते हैं। ये ओरिएंटेशन कैसा है कोलिजन के कारण, जो मैं समझा रहा था। ये बॉडी के वेलोसिटी थोड़ा नीचे, थोड़ा और नीचे, थोड़ा और नीचे, कैसा है उस पर डिपेंड करेगा कि आफ्टर कोलिजन उसका मोशन क्या होगा, और वो इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है, इसलिए हम सॉल्व नहीं कर पाए। दैट मींस वी नीड सम मोर इंफॉर्मेशन, एक और कुछ चाहिए, तभी हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। इज इट क्लियर? तो ऐसे सवाल में कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन दिया रहेगा, तभी हम सॉल्व कर पाएंगे। सिंपली कहते हैं कि दो बॉडी कोलाइड किया, ऑब्लिक हुआ है, तो बताओ क्या होगा? वेलोसिटी फाइनल, वी आर नॉट एबल टू, क्यों नहीं है, तो वो मैंने समझा। दैट मींस एक्चुअली हमने जो ओरिएंटेशन की बात कर रहे हैं, तो बॉडी को कोलाइड किया है, वो ओरिएंटेशन का मतलब एक बॉडी दूसरे बॉडी पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगा है ना, उसी को बोलते हैं लाइन ऑफ इंपैक्ट। जब हम बात कर रहे थे, जैसे ये सपोज है, इसका वेलोसिटी और इधर का सपोज v नॉट, लेकिन ये दोनों का सेंटर को मिला दो, दिस इज कॉमन नॉर्मल, और स्मूथ बॉडी अगर है, ये जो फोर्स लगाएगा दूसरे पे, वो फोर्स किधर लगाएगा? इधर, ये इस पे इधर लगाएगा, ये इस पे इधर लगाएगा। जो एक बॉडी दूसरे बॉडी पे फोर्स लगा रहा है, जिस डायरेक्शन लगा रहा है, उसी को बोलते हैं लाइन ऑफ, या इसी को बोलते हैं डायरेक्शन ऑफ इंपल्सिव फोर्स, है ना, या इसी को बोलते हैं लाइन ऑफ कोलिजन। क्लियर? समझ में आ गया क्या है लाइन ऑफ इंपैक्ट? ये भी इंपॉर्टेंट चल रहा है, इसको समझना। लाइन ऑफ इंपैक्ट क्या है, या डायरेक्शन ऑफ इंपल्सिव फोर्स क्या है, या लाइन ऑफ कोलिजन, ये सारा चीज कुछ भी बॉडी में यूज करूंगा, बुक में कुछ भी ऐसे लिखा रहेगा। अगर हम लोग इलास्टिक कोलिजन की बात करें, तो हम लोग लिखेंगे एनर्जी कंजर्वेशन, काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन। जब हम लोग 1B में डिस्कस कर रहे थे, तो क्या काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन लिखना प्रेफर करते थे, या उसके जगह पे कुछ और लिखते थे? वो तो सही था, लेकिन हम लोग कुछ लिखा करके नया क्वेश्चन लाए, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन लिखने में क्या दिक्कत है? क्वाड्रेटिक आता है, क्वाड्रेटिक सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल है।
तो हम प्रीफर करते थे वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। यहाँ भी हम लोग वही लिखते हैं, है ना। इन ऑब्लिक कोलिजन अगर इलास्टिक है, इन ऑब्लिक कोलिजन velocity of approach and separation are defined along direction of impulsive force, या इसको कहेंगे डायरेक्शन ऑफ along line of collision। समझ आइए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखा बच्चों भी कि जब ऑब्लिक कोलिजन की बात करेंगे तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच लेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ कोलिजन, इन द डायरेक्शन ऑफ लाइन ऑफ इंपैक्ट, इसके डायरेक्शन में लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अभी समझा नहीं होगा, अभी मैं जब सवाल लूंगा तो क्लियर हो जाएगा। छोटा सा सवाल ले रहा हूं, अगर सपोज एक ब्लॉक था और v नॉट वेलोसिटी से कोलाइड किया, तो इसका नॉर्मल अभी किधर है, सरफेस किधर फोर्स लगाएगा, इधर ये v नॉट से अप्रोच कर रहा तो इधर जाएगा। ये कैसा मोशन है, 1D या 2D है, इसी लाइन से। लेकिन इसी को हमने क्या कर दिया, बॉल को ऐसे थ्रो कर दिया, ऐसे कोलाइड करता है तो मैं आइडिया कुछ ऐसे रिबॉन्ड होगा इसी एंगल पे। अब बताओ ये कोलिजन कैसा है, अभी डायरेक्शन इधर हमारे कोलिजन के बाद में लग गया, डायरेक्शन क्या हो गया, अलग हो गया, अलग लाइन में कोलिजन, दिस इज 2D कोलिजन। अगर मैं इसमें पूछूं, पिछले सवाल में पूछूं व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, तो तुम कहोगे v नॉट, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अगर इलास्टिक है तो v नॉट, इन इलास्टिक है तो कुछ नहीं। इस सवाल में पूछूं व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, इज इट v नॉट? नहीं, यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ अप्रोच लेंगे कि उसका वेलोसिटी लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग कितना है, किस वेलोसिटी से अप्रोच कर रहा है। इसका वेलोसिटी है इधर v नॉट, है ना, इस डायरेक्शन में, बट लाइन ऑफ इंपैक्ट अभी भी किधर ये फोर्स लगाएगा, इसका कॉमन नॉर्मल ये फोर्स इधर लगाएगा, इंपल्स किधर लगेगा, इधर। तो हमें इस डायरेक्शन में चाहिए क्या वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, तो v नॉट। समझ में आया क्या? आज का क्लास जिसको ये समझ में आया, मतलब आज का क्लास बिल्कुल गया कि यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ अप्रोच विल बी v नॉट, तो इसका मीनिंग क्या है? यस सर, in oblique collision we define velocity of approach as well as separation along the line of impact। यहाँ पे लिख लेना here velocity of approach और एक सवाल करवा रहा हूँ जिसका आंसर तुम लोगों को पता है, लेकिन कैसे आता है शायद कुछ बच्चों को नहीं पता। बच्चों ये थीटा एंगल पे, ये थीटा नॉट एंगल पे स्ट्राइक किया विद वेलोसिटी v नॉट,
टाइम हो गया? टाइम से बच जाता है। टाइम से बच के मुझे पता नहीं चलता। चलो हम लोग यहाँ पे बात करें, लेकिन अभी हम कंटिन्यू करते हैं 10 मिनट और पढ़ना है। बच्चों जो है वो 10 मिनट और रुक जाए तो चलेंगे। अगर कोलिजन इलास्टिक है तो हमें ये बताना है कि थीटा डैश जो होगा वो क्या होगा और v डैश जो होगा वो क्या होगा। मतलब प्रूव करना है कि v डैश इक्वल टू v नॉट एंड थीटा डैश इक्वल टू थीटा। तो प्रूव करना। लेट्स प्रूव दिस। ये इलास्टिक कोलिजन है तो इट विल रिबॉन्ड विद द सेम स्पीड। ये प्रूव करना। कैसे प्रूव करें? क्या कांसेप्ट यूज होगा? तो सिंपल है। तो ये साइकिल तो मूव करने वाला नहीं है, बहुत हैवी है। ये v नॉट से आया और इलास्टिक है तो पहला कांसेप्ट की काइनेटिक एनर्जी विल रिमेन कंजर्व। काइनेटिक एनर्जी विल रिमेन, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी सेम होना चाहिए। तो v डैश तो v नॉट ही होना पड़ेगा। क्लियर? v डैश इक्वल टू तो v नॉट होगा बिकॉज़ काइनेटिक एनर्जी विल रिमेन। अब बात करते हैं कि थीटा डैश जो है वो थीटा नॉट जो होगा या डिफरेंट होगा तो क्या होगा? ये क्या कॉन्सेप्ट है? तो लिखो हमें प्रूव करना है थीटा डैश थीटा नॉट क्यों होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं थीटा डैश सिर्फ इस बॉल को कंसीडर। इस बॉल पे फोर्स कितना लगा है? चलो क्या इस बॉल पे इधर फोर्स लगा है क्या? बॉल पे लिखो as there is no force on the ball along tangential direction. As there is no force on the ball along tangential direction. So its linear momentum along tangential direction. Its linear momentum along tangential direction must remain conserved. तो इस डायरेक्शन में कंजर्व रखना है तो रखना है बिकॉज़ इसमें फोर्स इधर है, इस डायरेक्शन में तो फोर्स नहीं है। तो बताना इस डायरेक्शन में इनिशियल मोमेंटम कितना होगा? इस डायरेक्शन में m v naught sin theta. Initial momentum is m v naught sin theta. थीटा नॉट है ना। और बाद में इसका वेलोसिटी v डैश v नॉट के बराबर है तो इसका इधर कितना हो जाएगा? m v डैश इज आल्सो भी प्रूव कर चुके हैं sin थीटा डैश। बहुत इजी तुम बता दोगे, ये तभी इक्वल होगा जब थीटा डैश इज इक्वल टू। क्लियर? इलास्टिक कोलिजन से समझ में आ गया कि ये एंगल इक्वल, स्पीड इक्वल। हम बात करते हैं इनइलास्टिक कोलिजन। इनइलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी का लॉस होगा। अगर इनइलास्टिक कोलिजन हुआ है तो कोई बता सकता है कि यहाँ पे अगर ये v नॉट से स्ट्राइक किया और ये v डैश पे रिबाउंड हुआ है तो v डैश इक्वल टू v नॉट होगा कि ग्रेटर देन v नॉट होगा कि लेस देन v नॉट होगा? लेस होगा। ग्रेटर हो सकता है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज नहीं करेगा, क्या होगा? डिक्रीज करेगा। तो v डैश विल बी लेस देन ये होगा। क्लियर? लेकिन कितना होगा अगर मान लो कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस कुछ दे दे, है ना?
यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन किधर डिफाइंड है? अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट। तो मुझे निकालना है ना, सपोज E इज द कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, तो मुझे V डैश निकालना है, मुझे ये थीटा डैश निकालना है, ठीक है? देखो यही क्वालिटी दिखाकर निकालो कि फाइंड V डैश एंड थीटा डैश। तो सबसे पहला इक्वेशन में लिखता हूं मोमेंटम कंजर्वेशन ऑफ द बॉल अलोंग टेंजेंशियल डायरेक्शन लीनियर, बस ये लास्ट वाला है, मोमेंटम conservation along tangential direction। क्या लिखे बच्चों? इनिशियल मोमेंटम m v नॉट, ये थीटा नॉट है ना, m v नॉट sin थीटा नॉट, बाद में कितना होगा? m v डैश sin थीटा डैश, इक्वेशन 1, ठीक है ना? एक दूसरा इक्वेशन लिखते हैं, क्योंकि ये इलास्टिक है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन लिखना पड़ेगा। व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ अप्रोच? या पहले वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन लिखते हैं, बच्चों इसका वेलोसिटी इधर है, मुझे इस डायरेक्शन में चाहिए वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, तो v डैश cos theta dash। तो v डैश cos थीटा डैश इज द वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। क्या डेफिनेशन है? Velocity of approach into v v नॉट cos थीटा, है ना? जो बच्चे पहली बार पढ़ते हैं, तो अगर यार तुम लोग खुद से पढ़ोगे तो हो सकता है तुम कहोगे सर वेलोसिटी ऑफ अप्रोच v नॉट है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन v डैश है, तो तुम लिखोगे v डैश इक्वल टू v नॉट। ये क्या है? गलत है, this is not the velocity of approach and separation along common number। ये हो गया इक्वेशन। ये इक्वेशन 2 vs वाले को एक तरफ लिखो, v नॉट वाले को एक तरफ, और डिवाइड कर दो। तो डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा? देखो डिवाइड 1/2 है ना, ये v डैश चला जाएगा, क्या बचेगा? tan थीटा डैश, tan थीटा नॉट अपॉन tan थीटा नॉट अपॉन तो ये थीटा डैश क्या है? थीटा डैश थीटा नॉट से ज्यादा आ रहा है। ज्यादा है, हाँ क्योंकि e का जो वैल्यू है वो क्या है? लेस देन 1। टाइम थीटा डैश ये क्वांटिटी टाइम थीटा नॉट से बड़ा है, तो थीटा डैश सेंट्रली होगा कि नहीं? और ऐसे भी सोचो कि यह स्पीड कम हो गया, इधर का मोमेंटम कंजर्व करना है, तो ये
क्या होगा, स्प्लिट का हो गया तो एंगल बढ़ेगा, तभी तो देखा मोमेंटम में चल रहे हैं, थीटा डैश विल बी मोर देन क्लियर। एक और चीज क्या निकालने के बताया था, v डैश में निकालना है। काम करो ये m कट कर दो और दिस स्क्वायर का दिस स्क्वायर कर दो, तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा डैश, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा डैश, वन हो जाएगा। देखो तो v स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रहा है, v स्क्वायर तो आ जाएगा v नॉट स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस c स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा नॉट। आ रहा है क्या ये, वीडियो से निकल गया, ये आपका लास्ट बात। और क्विकली आंसर बताना, एक बॉल है, ये 37 डिग्री पे कोलाइड किया है और 53 डिग्री पे रिबाउंड हुआ है, तो बताओ ई कितना है। कितना है ये बेटा, बेटा कितना है, बहुत बड़े ऑलरेडी सॉल्व कर दिए। इस वैल्यू क्या होगा, tan थीटा नॉट बाय tan थीटा डैश, थीटा नॉट क्या है, कितना एंगल है, फिर कितना है थीटा नॉट कितना दिया 37, tan 37 डिवाइड बाय tan 37 का 3/4 और ये होता है 4/4, कितना है 9/6, 9/6 ठीक है। तो बच्चों थोड़ा ऑब्लिक कोलिजन का सवाल खुद से करके आना, नेक्स्ट क्लास हमारा डाउट रहेगा, बुकलेट जरूर लेकर आना, ये काम तो लास्ट क्लास में बोला था, नेक्स्ट क्लास डाउट जब भी यहाँ पे सेंटर का और प्लीज का बुकलेट लेता हूँ, फिजिक्स में सबसे बच्चों तकलीफ होती है। बाय सर बाय सर